एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड आज अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ हम AIBE की तैयारी शुरू करेंगे दोबारा से। आज जो मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ, इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको वो आंसर्स मिलेंगे जो बेयर एक्ट्स में आपको नहीं मिलेंगे, जिनके आंसर्स ये क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके आंसर्स आपको रिटेन करने पड़ेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि ये वाले आंसर्स बेयर एक्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। सेकेंड अपील जो होती है वो सेक्शन 100 में एप्लीकेबल होती है किस चीज़ पर? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट, substantial question of law as not formulated by high court, and appellate decree passed ex parte and all the above। मतलब आपसे कहा गया कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि हाई कोर्ट क्वेश्चन उठा रहा है, हाई कोर्ट क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। एक्स पार्टे डिग्री, एक्स पार्टे होती है जब सामने वाला प्रेजेंट ना हो तो जजमेंट देनी पड़ती है उसकी अपील पे या सब पे। तो सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 जो होती है सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए है, दैट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज अ पर्सन अंडरगोइंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो इंसान उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, इफ़ अटेम्प्ट्स टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज देयर बाय, अगर वो मर्डर या हर्ट करने की कोशिश करता है, ही मे बी पनिश्ड विद, उसको किस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी? नंबर 1 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नंबर 2 डेथ, नंबर 3 इम्प्रिजनमेंट या ऑल द अबव। ऑल द अबव उसकी जो है इनमें से कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। थर्ड इज रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया में बी एक्सरसाइज्ड बाय। रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो कौन एक्सरसाइज करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोथ। तो हमारा आंसर रहेगा पार्लियामेंट। जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इनमें से कौन सा जो होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है? इन्फ्रिंजमेंट इज बीच में उसमें हर्डल डालना। यूज़ ऑफ मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स विदाउट ऑथराइजेशन, आइडेंटिकल ट्रेडमार्क यूज़ करना बिना ऑथराइजेशन के। नंबर 2 एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क सच दैट एडवर्टीजमेंट इज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ऐसी एडवर्टीजमेंट कर देना जो ट्रेडमार्क की रेपुटेशन के खिलाफ है। यूज़ ऑफ डेट ट्रेडमार्क एज ए बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन, ट्रेडमार्क का यूज़ करना एज ए बिजनेस नेम बिना ऑथराइजेशन के, और ऑल द अबव या इनमें से सारे। तो ये इनमें से सारे ही हैं, इसमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या को इन्फ्रिंज ये सारे ही ऑप्शंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम-नेक्टेन रूल्स फॉर्म बेसिस ऑफ लॉ ऑफ। एम-नेक्टेन रूल जो होता है वो किस लॉ के बारे में बताता है? इन्फेंसी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, मिस्टेक और इंसेनिटी। तो ये बताता है इंसेनिटी के ऊपर, इंसेन मतलब पागलपन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC। वो पनिशमेंट जो टू विच ऑफेंडर्स जो इसके लिए लायबल हैं IPC के अंडर, वो कौन सी पनिशमेंट्स है? डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन या ऑल द अबव। ऑब्वियसली सारी पनिशमेंट हमारे IPC के अंडर है। नेक्स्ट इज द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज। जो ऑथेंटिकेशन होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको लेके और हैश फंक्शन को लेके, वो वाला जो उसका जो ऑथेंटिकेशन है इनमें से किससे मिलता है? पब्लिक की से, प्राइवेट की से, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से या डिजिटल सिग्नेचर से। ये इसका ऑथेंटिकेशन मिलता है डिजिटल सिग्नेचर से। ये आपका साइबर लॉ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अगेन साइबर लॉज क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F शैल बी पनिशेबल। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एज सिंपल एज डैट आप साइबर लॉ का बेयर एक्ट खोलें और सेक्शन 66F को नोट डाउन करें कि वो इनमें से किसके बारे में बताता है, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि पनिशमेंट जो है साइबर टेररिज्म की 66F के अंडर क्या है, किस चीज़ से उसको पनिशमेंट मिलेगी। विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ। 3 साल की जेल, 2 लाख रुपए का फाइन या दोनों। नंबर 2 इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल की जेल और फाइन भी। थर्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
या विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड लायबल टू फाइन, 10 साल की सज़ा या फाइन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, जिसमें इम्प्रिजनमेंट दी जाती है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड की जाती है अगर साइबर टेररिज्म का केस हो। टेररिज्म के लेवल्स होते हैं, कोई छोटे लेवल का टेररिज्म होता है, कोई बड़े लेवल का होता है, तो हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी केस उसको डल जाए। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का क्वेश्चन है 1947। उसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ये तो बहुत सिंपल आपको बेयर एक्ट में दिख जाएगा। 2J खोलिएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसमें 2J में जो डेफिनेशन है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पढ़ देती हूँ आपको। ऑप्शन 1 इज बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर 3 इज इंक्लूडेड एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट एंड हैंडीक्राफ्ट और ऑल ऑफ द अबव। अब आपको ये देखना है कि इनमें से देखिए सारी चीज़ें डिस्प्यूट में आती हैं, तो आपको ये ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है। नेक्स्ट इज फैमिली लॉ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स। अब एक फॉल्ट थ्योरी हुआ करती है डिवोर्स की। फॉल्ट थ्योरी क्या कहती है, हस्बैंड और वाइफ में से जिसका फॉल्ट है उसको डिवोर्स अप्लाई करने का हक है। ये फॉल्ट थ्योरी होती है डिवोर्स की, ठीक है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो ये कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो ये बताता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स चलती है। अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल है, वो पूछते एक ही चीज़ रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स कौन से सेक्शन में, सबको पता है 13(1) में है, मगर यहाँ पर फॉल्ट थ्योरी उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है ताकि आप उसको फॉल्ट थ्योरी को ढूंढने लगो बेयर एक्ट में। तो कई क्वेश्चन हमारे साथ खेले भी जाते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से इसको करें। तो सेक्शन 13(A), 4 सेक्शन दिए हैं, 13B, 13A, 13(1), सेक्शन 11, 13(2) ऐसे दिया हुआ है। तो 13(1) जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट की फॉल्ट थ्योरी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट से है ये। अंडर हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट 1956, which of the following circumstances can be dependent enforce his right? Can a dependent enforce his right to maintenance against a transferee of an estate out of which he has a right to receive maintenance? हिंदू मेंटेनेंस और अडॉप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस है जिसमें एक डिपेंडेंट जो होता है वो इन्फोर्स कर सकता है अपने राइट ऑफ मेंटेनेंस को ट्रांसफरी के अगेंस्ट, जिसमें कि उसको मेंटेनेंस मिलने का अधिकार है। Only when the transferee has notice of such right. Number 2, only when transfer is gratuitous. Number 3, both A and B, and number 4, none of the above. तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो होगा both A and B। अगर उसके पास नोटिस है तो भी और अगर वो ग्रेचुअस है तो भी, दोनों ही केस में उसको मेंटेनेंस रिसीव करने का पूरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट एंटरटेन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन चारों में से कौन सा कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसा है जिसको PIL, जिसको लिटिगेशन सुनने का अधिकार नहीं है, जो लिटिगेशन नहीं ले सकता? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नन ऑफ द अबव। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट को है, हमें पता है हाई कोर्ट को भी है लिटिगेशन एंटरटेन करने का, बट CAT को नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को नहीं है ये राइट। तो आप CAT को यहाँ मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चंस आ गए। अब ये तो कहते ही आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, ये तो आपको अपनी कॉमन सेंस से ही करने पड़ेंगे। A places men with firearms at the outlets of building and tells Z that they will fire at Z. A जो है एक आदमी को हथियार देता है और उसको कहता है बिल्डिंग के इस तरफ खड़े हो जाओ, और बोलता है and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building. A ने किसी आदमी को फायर आर्म्स दिए एट द आउटलेट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टेल्स, उसने कहा Z दैट दे विल फायर एट Z, वो Z के ऊपर फायर करेंगे, ठीक है, Z को बता देता है जाके। इफ़ Z अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, A इज़, अगर Z वो बिल्डिंग छोड़ के भाग जाता है तो उसको गोली नहीं लगती ऑब्वियसली, तो क्या A रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया जाएगा, रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाएगा, दोनों किया जाएगा, या नन ऑफ द अबव? कुछ भी नहीं होगा इनमें से, नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ये ना आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पर मेंस रिया एक्टर्स रिया का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट इज A इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन Z। A एक डॉग को इंसाइट करता है Z के ऊपर कूदने के लिए, विदाउट Z कंसेंट, Z को पता भी नहीं है। इफ़ A इंटेंड टू कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस टू Z,
तो क्या कर रहा है वो उसके साथ, जेड के साथ? अगर जेड डर जाता है या उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है तो क्या कर रहा है? हमने अपने पिछले लेक्चर सीरीज़ में भी किया था किसी औरत का जो घूंघट है उसको खींचने के पीछे, तो वहाँ पर जो चीज़ थी वो ही यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रिमिनल जो फोर्स है उसका क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप क्रिमिनल फोर्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं फोर्स, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स या नन ऑफ द अबव। बहुत ही क्लियर यहाँ क्रिमिनल फोर्स का क्वेश्चन था ये, जिसमें उसने उसको डॉग को इंसाइट किया था जेड के ऊपर अटैक करने के लिए। नेक्स्ट इज A causes cattle to enter upon the field belonging to Z. A किसी कैटल को Z की फील्ड में घुसा देता है, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z crop. उसको पता था कि Z की क्रॉप ये ख़त्म कर देगा बिल्कुल। A ने क्या किया है यहाँ पर? अब कई बच्चे इसको फटाफट ट्रेसपासिंग डाल देंगे, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, बट ये गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, एक्सटॉर्शन या मिसचीफ। अब क्रिमिनल ट्रेसपासिंग क्यों नहीं? अब आप कहेंगे मैम किसी और की प्रॉपर्टी में घुसना ट्रेसपास करना होता है, बट यहाँ पर नहीं है भाई, वो खुद नहीं घुसा, उसने जानबूझ के किसी कैटल को उसके यहाँ घुसा दिया, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपासिंग नहीं है, वो मिसचीफ है। ना ही यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ना ही यहाँ कोई एक्सटॉर्शन हुआ है, यहाँ पर हुआ है मिसचीफ, उसने गलत किया है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे जुडिशियल रिव्यू का पावर हमें मिला है, हमने लिया है? तो इसमें ऑप्शन कुछ भी आ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे हिस्से आयरलैंड से आए हैं, बट जुडिशियल रिव्यू का जो पॉइंट है हमने यूएसए से लिया है। तो ऑप्शंस आर कैनेडा, यूके, यूएसए एंड आयरलैंड, एंड आवर आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट इज, अब देखा ना हमने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बेयर एक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको प्लीज़ लर्न कर लें। और मेरा एक और सजेशन है, प्लीज़ अपनी 3 साल की लॉ की किताबों को एक बार ज़रूर नज़र मार लें पेपर में जाने से पहले, क्योंकि उसी में से पेपर 50-60% आपको मिलेगा। एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इजी, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के लगने के बाद भी ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको हमसे छीना नहीं जाता? कुछ भी छीन सकती है गवर्नमेंट हमसे, मगर एक ऐसा राइट है जो हमसे नहीं छीना जाता, वो है राइट टू लाइफ। तो हमारे को ऑप्शन है 14-19, मतलब आर्टिकल 14 एंड 19, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 21-22 एंड आर्टिकल 20-21। आपको कुछ भी ना याद हो, आर्टिकल 21 याद रखना है, राइट टू लाइफ है ये, और राइट टू लाइफ तो हमसे कोई छीन सकता ही नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, अभी एडवोकेट्स एक्ट 1961 का क्वेश्चन आ गया, प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर देता है टू विड्रॉ, उनको विड्रॉ करने के लिए देता है टू इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल के पास अगर कोई भी मैटर या कोई भी एक्शन पेंडिंग है तो उस प्रोसीडिंग को में वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ये ऐसा कहाँ लिखा है? तो आप एडवोकेट एक्ट का बेयर एक्ट खोलें और उसमें सारे सेक्शंस में से ये वाला प्रोविज़न देखें। वैसे इसका जो ऑप्शन था वो था 35, 37, 36(2) या नन ऑफ द अबव, ये सेक्शंस बोल रही हूँ मैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सेक्शन 36(2), ये आपको मिल जाएगा। देखिए पूरा छानने की जरूरत नहीं, आप जो ऑप्शन में सेक्शंस दिए हैं उन्हीं सेक्शंस को आप एक एक करके देख लीजिए कि इनमें से कौन सा वाला सेक्शन जो है वो सही आंसर दे रहा है। नेक्स्ट इज विच कोर्ट और अथॉरिटी हैज़ अ पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनमें से कौन सी कोर्ट या अथॉरिटी है जिनके पास पावर है पनिशमेंट देने की कंटेम्प्ट के लिए? ठीक है, किसका कंटेम्प्ट? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ही अधिकार है, अगर उसका कोई कंटेम्प्ट करता है तो वो खुद ही उसको पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया? ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में ईयर 1986 ही दिया हुआ है क्योंकि हमारा एक्ट ही 1986 का है, मगर डेट्स अलग अलग है। 24 अगस्त, 24 मई, 15 अप्रैल एंड 24 दिसंबर। हमें पता है ये 24 दिसंबर को इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हमें ये याद रखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 24 दिसंबर का मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉपीराइट। लॉ ऑफ कॉपीराइट की केस में इनमें से कौन सा रॉन्ग है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडिया। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन को, आइडिया को नहीं। देयर इज़ नो कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट, फैक्ट की केस में कॉपीराइट नहीं होता। कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। देयर इज़ नो कॉपीराइट इन ए गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट वर्क में कॉपीराइट नहीं होता। तो इनमें से कौन सा गलत है? देयर इज़ नो कॉपीराइट इन गवर्नमेंट वर्क, ऐसा नहीं होता है।
तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे जो आपको बहुत अच्छे से बार बार सुन कर याद करने हैं। अगर इसी तरीके से हम पेपर तक 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे तो करीबन 700 से 800 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेंगे, जो अराउंड 6 से 7 पेपर होते हैं लगभग आपके पूरे बार काउंसिल के एग्जाम के। और मैं कोशिश करूँगी टाइम के साथ मैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करूँ। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में 20 के बजाय 30 क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो। और मेरा फिर भी आप सजेशन मानिए, अपनी लॉ की बुक्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। अगर आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, मेरी हर सेमेस्टर की प्लेलिस्ट इसमें डली हुई है जिसमें सारे वीडियोज़ सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के हैं। आप अगर आते जाते ट्रैवल करते हुए भी अगर उस प्लेलिस्ट को सुन लेंगे, एक प्लेलिस्ट डेली सुन लीजिए, तो आपका सारा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। दैट इज़ माय गारंटी। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, इफ़ इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, just leave a comment on it and just share my video as much as you can. Thank you so much for your cooperation, and in case you need any help, in case of notes, in case of files और किसी भी चीज़ में आपको कोई भी help चाहिए तो you can call me up at 9953308400. Just drop an SMS. Thank you so much. Bye.